इसके लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल बेसिक्स हमने देखा था और आज उसी इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चंस है। आज हम उसी के डिटेल्स में देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी etc डेट आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस होंगे, स्विचिंग डिवाइस होंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और ये एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ होगा। तब ये जो पूरा सिस्टम होगा, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, कि यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। हम लोगों को पता है कि जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो हमें एम्पियर को डिफाइन करना होगा। इट मीन्स 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड। कि अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड तक, तो ये हमारा कहलाता है 1 एम्पियर। और ये हो जाएगा आंसर, डेफिनेशन यूनिट ऑफ करंट एम्पियर का। द थर्ड क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कि we know that 1 electron possesses a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge is contained in 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb नेगेटिव चार्ज जो है होते हैं। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज कंटेंट इन 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and we calculate this by the mathematical calculation, then the result will be 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Therefore 6 into 10 to the power 18 electrons constitute 1 coulomb of charge। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज में 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कंबाइन करेंगे तो वो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है एक कंडक्टर में। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल, बैटरी, पावर सप्लाई etc हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ये सब डिवाइस का नाम बताना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए काम आता है। तो हमारे पास में सेल हो जाते हैं, बैटरी है, पावर सप्लाई है, तो ये सब क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है किसी भी कंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहने का क्या मीन्स हो सकता है। तो इफ आंसर हो जाएगा
if 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then it is said that the potential difference between the 2 points is 1 volt. कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि अगर 1 जूल वर्क होता है 1 कूलम्ब चार्ज के मूव करने पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। क्वेश्चन 3 है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से कितना एनर्जी फ्लो करेगा। तो आंसर, द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज is equal to the amount of work required to move it. The amount of work is given by the expression work done per unit charge. The potential difference is equal to work done per unit charge, and the work done equal to potential difference into charge, where charge 1 coulomb, potential difference 6 volt given, charge 1 coulomb is given, then the work done is potential difference into charge, means 6 into 1, it means 6 joule. Therefore 6 joule of energy is given to each coulomb of charge passing through a battery of 6 volt. The next question, on what factor does the resistance of conductor depends? The answer will be, the resistance of conductor depends upon main 4 factors. First, the length of the conductor. Second, the cross sectional area of the conductor. Third, material of the conductor. Fourth, temperature of the conductor. कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला हो जाता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल and the structure of the atoms of the material, and temperature of conductor पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वाई। कि अगर हम एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, दोनों सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, तो उससे करंट फ्लो आसानी से किससे करेगा, थिक वायर से करेगा या थिन वायर से करेगा, और अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। The resistance equals to rho L by A. It means resistance of wire, where rho is the resistivity of the material which does not change, length of the wire equal to L, and A is the cross sectional area of the wire. Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the wire. It means thicker the wire, lower the resistance of the wire, and vice versa. Therefore, current can flow more easily through a thick wire than the thin wire. The next question, let the resistance of an electric component remains constant. रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया जाए
while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it? The answer will be the change in the current flowing through the component is given by the Ohm's law. We know that the potential difference is always equal to the product of the electric current and the resistance, and the current is equal to potential difference by resistance. Resistance of the electrical component is R, potential difference equals to V, and the current equals to R. The potential difference is reduces to half, keeping resistance constant. Let the new resistance be R dash and the new amount of current be I dash. Therefore, from the Ohm's law, we obtain the amount of the new current. It means I dash is equal to V dash by R dash, and V dash is equal to V by 2, and R is not changeable. V by 2 by R means 1 by 2 into V by R is equals to I by 2, because I equals to V by R. Therefore, the amount of the current flowing through the electrical component is reduces by the half. Question next. Why are coil of electric toaster electric idols made of alloys rather than the pure metal? प्योर मेटल से नहीं बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के, इलेक्ट्रिक टोस्टर, हीटर के कॉयल, वो बनाए जाते हैं एलॉयज के, मिक्सचर ऑफ द मेटल से। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। मोर ओवर, at high temperature the alloys do not melt readily. Hence the coil of heating appliances such as electric toaster and electric iron are made of alloys rather than the pure metal. इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन के कॉइल्स को एलॉय से बनाते हैं, प्योर मेटल से नहीं। वो इसलिए कि रेसिस्टिविटी जो है वो हायर होती है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, इसलिए हाई टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट नहीं कर सकता है एलॉय, और मेटल हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए प्योर मेटल का नहीं बनाते हैं, एलॉयस का बनाते हैं कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया गया है। कंडक्टर है मटेरियल और उसकी रेसिस्टिविटी दी गई है। सिल्वर 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कॉपर की रेसिस्टिविटी है 1.6 इंटू 8। रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.63 इंटू 10⁻⁸। रेसिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन 5.2 इंटू 10⁻⁸। रेसिस्टिविटी ऑफ निकेल 6.84 इंटू 10⁻⁸। resistivity of iron 10 into 10⁻⁸ ohm meter. And next the chromium 12.9 into 10⁻⁸. Resistivity of mercury 94.0 into 10⁻⁸. Magnesium 1.84 into 10⁻�6 ohm meter. And the alloys of copper and nickel Constantine की 49 into 10⁻�6. The resistivity of alloys. Manganese 44 into 10⁻�6. Alloys of copper, manganese and nickel. Resistivity of nichrome, which are the alloys of the nickel, chromium, manganese and iron, having the resistivity 100 into 10⁻�6. The resistivity of glass 10⁻10 into 10⁻10 to 10⁻14.
The resistivity of insulator hard rubber 10 to the power 13 to 10 to the power 16. Resistivity of ebonite 10 to the power 15 to 10 to the power 17. Resistivity of diamond 10 to the power 12 to 10 to the power 13. Resistivity of dry paper 10 to the power 12. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो इस बेसिस पे बनाना है। तो विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर एंड विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर हम लोग देखें तो रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन 10 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर, रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी 94 इंटू 10 टू द माइनस 8 मीटर। रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज मोर देन ऑफ आयरन। This implies that iron is better conductor than mercury. Second, which material is the best conductor? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टेबल जो ऊपर में दिया गया है, resistivity of silver is the lowest among the listed material. It means that the silver is best conductor. कि जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी वो बेस्ट कंडक्टर होगा और जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो बैड कंडक्टर होगा। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो इंटेक्स क्वेश्चन भी होगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होंगे। और इन सारे क्वेश्चन आंसर का PDF का लिंक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पे लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकता है।